Good morning, dear students. Today we'll be discussing about Nazism in Germany and the rise of Hitler. This is one of the most important events of European and world history. In this particular unit, we'll be discussing 5 chapters: birth of Weimar Republic, Hitler's rise to power, the Nazi worldview, youth in Nazi Germany, and ordinary people and the crime against humanity. First, we'll start off with the birth of Weimar Republic. If you really look at it, वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 से 1918 तक हुआ, इसमें जर्मनी एक साइड था और उसके खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। इन सब ने मिलके जर्मनी को हराया। जर्मनी हार गया। उस वक्त जर्मनी में एक एम्परर हुआ करते थे। जब जर्मनी हार गया तो एम्परर ने अपने आप का थ्रोन जो है एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, और इसके बाद वहाँ पे एक नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली यानी जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके की एक असेंबली थी। उस नेशनल असेंबली ने एक सरकार बनाई जिसे, चूँकि वो नेशनल असेंबली वीमर नाम के शहर में थी जर्मनी के, इसलिए उसको वीमर रिपब्लिक भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो वीमर रिपब्लिक एम्परर, जर्मनी के एम्परर के जाने के बाद आई और वीमर रिपब्लिक ने हारी हुई जर्मनी की शासन व्यवस्था संभाली। इसके बाद अगर हम देखें तो न केवल वीमर रिपब्लिक एक रिपब्लिक बना, बल्कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो सरकार बनी थी और इसके अलावा वो काफ़ी हद तक फेडरल थी। फेडरल का मतलब होता है वो सरकार जो डेमोक्रेटिक तो ज़रूर हो, लेकिन उसकी सारी सत्ता किसी केंद्रीय सरकार के ही हाथ में न हो, बल्कि बाकी जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके हाथ में भी अधिकार हो। जैसे हम अपने भारत में देखें तो एक केंद्रीय सरकार है जो नई दिल्ली में बैठती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश सरकार है वो लखनऊ में बैठती है और बिहार की सरकार पटना में बैठती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ अधिकार चुनी हुई सरकार जो दिल्ली में बैठती है, केंद्रीय सरकार, उसके पास भी हैं, और इसके अलावा कुछ अधिकार जो चुनी हुई ही दूसरी सरकार जो राज्य में बनती है उसके पास भी है। इस स्ट्रक्चर को हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल मतलब जहां सत्ता सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास न हो, बल्कि राज्य सरकारों के पास भी कुछ अधिकार हों। ये फेडरल जो वीमर रिपब्लिक थी, ये एक फेडरल सरकार बनी थी और फेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। जर्मनी लड़ाई हार चुका था और फ्रांस के शहर वर्साइल्स में एक संधि हुई थी। वो संधि की कंडीशंस बहुत ही हार्श थे और जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे। अगर हम देखें तो जर्मनी उस लड़ाई में अपनी सारी ओवरसीज़ जो भी उसकी कॉलोनीज़ थी वो हार चुकी थी। कॉलोनीज़ मतलब जैसे इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था और ब्रिटिश एम्पायर में ढेर सारी कॉलोनीज़ थी। इंडिया था और यूरोप और अफ्रीका वगैरह बाकी देशों में भी इनकी कॉलोनी थी। तो जर्मनी की भी ऐसे ही दुनिया की बाकी देशों में कॉलोनीज़ थी। जो देश थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया इत्यादि, इन लोगों ने उसकी बाहर की सारी जो कॉलोनीज़ थी उसको कब्ज़ा कर लिया। इफ़ यू लुक एट इट, Germany lost 10% of its population. It lost 13% of its territory. It lost 75% of its iron ore deposits, and it lost 26% of its coal deposit. Further, Germany was demilitarized. मतलब जर्मनी को अब मिलिट्री नहीं रखनी थी, उसकी कोई अपनी सेना नहीं होगी। और इसके अलावा जर्मनी वॉज मेड टू पे $6 बिलियन एज वॉर रिपेरेशन, यानी युद्ध के खामियाजे के तौर पे उसको भुगतान करना था $6 बिलियन का।
ये 6 बिलियन पाउंड्स का, दिस इज़ ए ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ी रकम थी। इस रकम ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति बुरी हो चुकी थी। जर्मनी 1918 के बाद 6 बिलियन पाउंड का जो उसके ऊपर युद्ध का हर्जाना लगा था उसको भरता रहा। अंत में 1923 आते आते जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और जर्मनी ने इनकार कर दिया है। जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे द वॉर रिपेरेशन। फ्रांस अभी भी गुस्से में था। फ्रांस ने जो है जर्मनी का जो एक ओर डिपॉजिट्स हैं, जो खनिज संपदा से भरपूर जो रूर क्षेत्र है, उस क्षेत्र और रूर नाम के क्षेत्र को कब्जा कर लिया। तो जर्मनी का तो पहले ही आयरन और कोल डिपॉजिट्स काफ़ी हद तक जा चुके थे। जब फ्रांस ने जब वो पेमेंट देना बंद कर दिया तो फ्रांस ने कुछ और भी कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका की तरफ देखा। अमेरिका ने उसकी मदद की। डावोस प्लान के तहत अमेरिका उसकी मदद कर रहा था और किसी न किसी तरीके से जो वॉर रिपेरेशन उसे पे करना था, इसको पे करने में मदद किया। लेकिन यूएसए की भी स्थिति, जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 से 1932 में, तब स्थिति ख़राब हो गई। अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो बैठ गया और पूरी अमेरिका में और पूरे यूरोप में, यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है जब औद्योगिक उत्पादन काफ़ी हद तक शिथिल हो गया था। बाज़ार अब ख़रीद फरोख्त लोगों की बहुत कम हो गई थी लोग, और औद्योगिक उत्पादन काफ़ी हद तक बैठ चुका था। इस स्थिति में जर्मनी की ढेर सारी, जर्मनी भी इससे प्रभावित हुआ और जर्मनी की ढेर सारी जो कंपनियां थीं, जो बिज़नेस हाउसेस थे, वो बंद हो गए। लोगों के पास नौकरियां नहीं रह गई थीं। ऐसी हालत में जो जर्मनी की सामान्य जनता थी वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखती थी। वीमर रिपब्लिक के पास कोई जवाब नहीं था, इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं था, क्योंकि वीमर रिपब्लिक खुद ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी, लेकिन डेमोक्रेसी कुछ इस हद तक थी कि यूँ समझ लीजिए कि हर 260-65 दिन में, यानी साल भर नहीं पूरा होता था और वीमर रिपब्लिक की एक न एक सरकार बदल जाती थी। ऑलमोस्ट 1918 से लेके 1933 तक कम से कम 15 सालों में कम से कम 20 बार जर्मनी की सरकार बदली। कहीं न कहीं पूरी तरह से जर्मनी में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही थी, वीमर रिपब्लिक कुछ नहीं कर पा रहा था, तो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गई और इस सब का असर जर्मनी के समाज पे पड़ा। जर्मनी की समाज, वे लोग, चूँकि सरकार वीमर रिपब्लिक की थी तो लोग उम्मीद करते थे कि वीमर रिपब्लिक उसमें कुछ करे, उस स्थितियों को बेहतर करे, लेकिन वीमर रिपब्लिक कुड नॉट डू एनीथिंग। उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। कारण ये था कि उसे जो एम्परर ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया था और जो हारा था, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो उसको पेमेंट्स देने थे, जो चीज़ें थीं, जो उसकी आर्थिक क्षेत्रों को खींच लिया गया था, तो जर्मनी की आमदनी काफ़ी हद तक कम हो गई थी और जर्मनी इस परिस्थिति में नहीं था, और कम से कम वीमर रिपब्लिक इस परिस्थिति में नहीं था कि वो कुछ कर सके। तो आप समाज की सोचिए, समाज सरकार की तरफ देखता था, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल थी, लोगों के पास नौकरी नहीं थी। तो जर्मनी में उस वक्त न केवल इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बल्कि देयर वाज पॉलिटिकल क्राइसिस एंड एज वेल एज सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस, इन तीनों क्राइसिस ने मिलके जर्मनी के मानसिकता को, जर्मन निवासियों की मानसिकता को एकदम बदल दिया था। उन्हें अब डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रह गया था और जर्मनी के लोग उस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा मसीहा आए, राजनैतिक रूप से कोई समर्थ और ताकतवर व्यक्ति आए जो जर्मनी की हालत को सुधार सके। ऐसे समय में जर्मनी में हिटलर नाम का एक व्यक्ति आया। हिटलर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लड़ाई लड़ा था। उसका जन्म 1889 में हुआ था। उसका जन्म ऑस्ट्रिया
यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया में हुआ था और वहाँ से उसने फिर बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बड़ी शर्मनाक हार हुई थी और इस बात को देख के हिटलर को बड़ा दुख होता था और उसको शर्म भी आती थी कि हमारा जर्मनी कैसे हार गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ऑफ जर्मनी को ज्वाइन किया। फिर 1919 में उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो उस पार्टी में ऊपर उठता गया और उसने जल्दी ही उस पार्टी पे अपना आधिपत्य कर लिया। फिर उसने उस पार्टी का नाम बदल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में नाजी पार्टी भी कहा जाता है। हिटलर लोकप्रिय हो रहा था और 1923 आते आते उसके मन में ये लगा कि हम जर्मनी की सत्ता को खींच सकते हैं और जर्मनी की सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। उसने ऐसा प्रयास किया जर्मनी की सत्ता को पाने का और उसने एक विद्रोह किया, लेकिन उसका विद्रोह सफल नहीं हुआ। जो वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह से उसके विद्रोह को कुचल दिया, हिटलर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन चूंकि हिटलर एक नेता था, एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व था और जर्मनी के लोग उसे चाहते भी थे, तो उन्हें उसे फिर छोड़ना पड़ा। 1928 से 32 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो जर्मनी की हालत तो 1923 में, जैसा कि हमने कहा, पहले से ही खराब हो चुकी थी। सच्चाई तो यह है कि 1918 के बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो सुधर नहीं पाई थी, 1923 में और बुरी हो चुकी थी। लेकिन जब 1929 से लेके 32 तक में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इस ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी की हालत को और ख़राब कर दिया। अमेरिका से जो कुछ भी उसे मदद मिल रही थी जर्मनी को, वो भी ख़त्म हो चुकी। इस स्थिति में हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी, एक मास मूवमेंट बन गई। जनता के लोग हिटलर की तरफ आने लगे। हिटलर की एक खासियत थी, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। वो जब बोलता था तो भावनाओं से बोलता था, बड़ी भावुक होकर बोलता था और उसके जो शब्द थे वो लोगों पे असर डालते थे। वो जब कहता था कि हम जर्मनी की हालत को सुधारेंगे, इस रसातल से हम उसे ऊपर उठाएंगे, तो लोग उसे यकीन करते थे। तो हिटलर ने पूरी तरह से अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया था और एक मास मूवमेंट बन चुका था 1932 आते आते। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना हिटलर। चांसलर बनने के बाद जो उनका ऑफिस था वहाँ पे एक रहस्यमयी आग लगी, एक मिस्टीरियस फायर हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद वह आग खुद हिटलर के इशारे पे लगाई गई थी। हिटलर ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो आग लगी और उस आग का बहाना लेके कि जर्मनी के हालात अब इतने ख़राब हो गए हैं कि सरकारी तंत्र पे भी हमला हो रहा है, उसने ऐसा कह के पूरी जर्मनी में उसने सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया। सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड करने का मतलब है कि लोगों की अधिकार नहीं रह गए थे। जर्मन पुलिस, गेस्टापो, वो जिसे चाहती उसे गिरफ्तार कर लेती थी और जो चाहे वो सज़ा दे देती थी। इस तरह से उसने अपने आप को पूरी तरह से जर्मनी का डिक्टेटर बना लिया। जर्मनी में सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरू में जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने कम्युनिस्टों की मदद ली थी, लेकिन एक बार जब कम्युनिस्टों की मदद हो गई और उस सत्ता पे काबिज हो गया तो कम्युनिस्ट भी बेसिकली कुछ हद तक डेमोक्रेटिक होते थे और वो चाहते थे कि जो भी सरकार है, जो भी ये है, वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक तरीके से चले। लेकिन हिटलर तो डिक्टेटर था, तो शायद इस कारण से भी सही उसने जल्दी ही कम्युनिस्टों के साथ उसका विरोध होने लगा और उसने कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उन्हें मरवाना शुरू किया। इसके बाद उसने सोशल डेमोक्रेट्स को पकड़ा, उन्हें भी मरवाने लगा। जिस तरह से उसकी डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही थी तो एक हिसाब से वो अब पूरी तरह से तानाशाह हो चुका था। हिटलर ने जर्मनी में आने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। उसने चारों तरफ पूरे जर्मनी में नेशनल हाईवेज का जाल बिछा दिया। एक फैक्ट्री, कार की फैक्ट्री थी फोक्सवैगन, जिस आज भी वो फैक्ट्री है। फोक्सवैगन मतलब पीपल्स कार, जनता की कार बनती थी और वो बनने लगी और सड़कों पे दौड़ने लगी।
जर्मन के लोगों को लगा कि हाँ अब देश तरक्की कर रहा है, हिटलर के आने के बाद स्थिति सुधर रही है। हिटलर ने अपनी फ़ौज भी बनाई, आर्मी भी बनाई और आर्मी को हथियार वगैरह देने लगा। हिटलर की इन बातों की वजह से अब धीरे धीरे वो काफ़ी पावरफुल होने लगा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हिटलर के मन में जो जर्मनी की हार हुई थी उससे उसके मन में गुस्सा भी था और एक शर्म की भी बात थी, तो इससे वो ऊपर उठना चाहता था। अब वह ताकतवर हो चुका था और उसने फिर पहली बार उसने सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पे आक्रमण किया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया और पोलैंड में उसने एक कठपुतली सरकार यानी उसके इशारे पे चलने वाली पोलैंड की एक सरकार बनाई। पोलैंड पे उसने किया और फिर यूरोप के अन्य देशों पे भी आक्रमण किया और करीब करीब पूरे यूरोप, फ्रांस समेत उसने कब्जा कर लिया। यूरोप के जहाँ भी देश थे, जहाँ वो संभव था, वो अपनी कठपुतली सरकार यानी पपेट रिजीम्स बनाता चला गया। इधर उसकी अब लड़ाई इंग्लैंड से भी हो रही थी, तो पश्चिम में वो इंग्लैंड से लड़ रहा था। इसी में उसने एक गलती कर दी जो बाद में उसको बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने रशिया पे आक्रमण कर दिया। रशिया तो एक तरफ पश्चिम में वो इंग्लैंड से तो लड़ ही रहा था, पूरब में वो रशिया से भी लड़ने लगा। रशिया जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस देश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पूरा का पूरा क्षेत्र खाली और बंजर जैसा है, कहीं कहीं खेती होती है बड़ी मुश्किल से। तो जब जर्मनी ने रशिया पे आक्रमण किया तो जर्मनी अंदर आने लगा रशिया में और रशियन आर्मी जो है पीछे भागने लगी। ये उनकी पुरानी टैक्टिस रही है, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। यानी पीछे जब वो चलने लगते थे तो अनाज के भंडार, खेत जला डालते थे, जो पानी और जो टंकियाँ होती थी उसमें जहर मिला देते थे, जिससे कि पीछे आने वाली जो सेना है उसको कोई भोजन, कोई चीज़ ना मिले। इस तरह से जर्मनी जो है बहुत अंदर तक आ गई। एक बार जब जर्मनी बहुत अंदर आ गई तो अंदर आने के बाद फिर रशियंस ने उनको खूब विरोध किया और हराया और इसके बाद जर्मन की सेना भागने लगी और रशियंस पीछा किए और रशियन पीछा करते करते जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गए। उधर इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका की भी सेनाएं पश्चिम की तरफ से बर्लिन पहुंच गईं और इस तरह से जर्मनी की फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जो जर्मनी ने ही शुरू किया था, हिटलर ने शुरू किया था, उसमें फिर से जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की इस हार के बाद ये जानते हुए कि अब जर्मनी की हार निश्चित है, दोनों तरफ से रशिया और अमेरिकन और यूरोपियन सेनाएं बर्लिन की तरफ बढ़ रही हैं, खुद हिटलर ने आत्महत्या कर ली और हिटलर के साथ उसके टीम के नाजी पार्टी के जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। अगर हम देखें तो जर्मनी में हिटलर ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काया था अपने अभिमान के चलते, अपने महत्वाकांक्षा के चलते, बल्कि उसने कम से कम यहूदी 60 लाख यहूदियों को उसने निर्मम हत्या कराई थी। उन्हें पकड़ लेता था, उन्हें समाज और जिस मोहल्ले में और गली में रहते थे बाकी जर्मन के साथ उनको एक्सक्लूड करता था। एक्सक्लूड करने के बाद उनको किसी एक दूसरी जगह पे घेटो जिसे कहते हैं घेटोइजेशन करता था और इसके बाद उनका एनिहिलेशन, यानी जर्मनी जो हिटलर था वो यहूदियों को मारने की 3 स्टेप था। एक्सक्लूज़न यानी उन्हें अलग कर दीजिए और जर्मन से उन्हें अलग कर दीजिए। इसके बाद उन सारे यहूदियों को चुन के इकट्ठा करके उन्हें किसी एक ऐसी एरिया में डाल दीजिए जहाँ पे खाने पीने और साफ़ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है, एक झोपड़पट्टी जैसी माहौल में डाल दीजिए, जिसे घेटोइजेशन कहा जाता है। घेटोइजेशन के बाद वो फिर उनको ट्रेन में लाद के और जाता था और उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे जहाँ पे उनको डाला जाता था और वहाँ पे उन्हें मार डाला था। 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। 60 लाख यहूदियों को मारने के पीछे कारण क्या था, उसका क्या वजह थी? और उसने केवल यहूदियों को नहीं मारा, उसने जिप्सियों को मारा। खुद जिप्सी जो कि जैसा कि हम जानते हैं ये एक नोमैडिक पीपल हैं, खानाबदोश लोग हैं और कहा तो ये जाता है कि शायद वो भारत से
के लोग थे, जो भारत से होते हुए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान वगैरह होते हुए वो तुर्की और उस रास्ते से यूनान होते हुए ही पूरे यूरोप में फैले थे। वो खानाबदोश थे और पहुँचते वहाँ पहुँच गए थे। उसने यहूदियों के साथ साथ जिप्सियों को भी मरवाया, और फिर उसने कम से कम 10 लाख पोलैंड के निवासियों को मरवाया। पोलैंड के लोग, जिप्सी और यहूदी तो चलो अलग थे, लेकिन उसने कम से कम 60-70 हज़ार जर्मनी के निवासियों को भी मरवाया। क्यों? क्या सोच थी उसके पीछे? उसकी एक बड़ी अजीब सोच थी। सच्चाई तो यह है कि अगर हम देखें तो उस वक्त चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, रिसर्चर हुए थे, बायोलॉजी में उन्होंने रिसर्च किया था, जीव विज्ञान में। उन्होंने एक थियोरी दी थी कि जीवन का जो प्रारंभ हुआ है, इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवॉल्व करना, यानी प्रगति करना। तो बंदर धीरे धीरे प्रगति करके इंसान बना। फिर उसने एक कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, यानी प्रकृति में हर जानवर, हर स्पीसीज अपने आप में ग्रोथ करता है, उस अपने आप में इवॉल्व करता है, लेकिन वही स्पीसीज सेलेक्ट किया जाता है जो नेचुरल सिलेक्शन के प्रति प्रकृति जो है अपने आप तय करती है कि आगे की ज़िंदगी में कौन से स्पीसीज ज़्यादा सफल होंगे। उसी समय हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि एक कंसेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका ये कहना था कि प्रकृति में जीवन जीने के लिए बहुत विकट कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में वही जीत सकता है जो हर तरह से फिट हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीतता वही है, जीवन वही जीता है जो सबसे फिट होता है। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की इन बातों को उसने थोड़ा अपने मन से किया। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा था कि ये प्रकृति की प्रक्रिया है, और प्रकृति की इस प्रक्रिया में मनुष्य को नहीं प्रयास करना चाहिए। उनका ये नहीं था कि ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन उसी थियोरी को लेके उसने ह्यूमन इंटरवेंशन किया और जर्मन के लोगों को इसलिए मरवाया कि जर्मनी में तमाम लोग जो किसी तरह से कमज़ोर थे, किसी तरह से अशक्त थे, अपंग थे, बहरे या लंगड़े लूले थे, उनको मरवा दिया था सिर्फ इसलिए कि ऐसा न हो कि ये शादी करें और शादी करने के बाद इनके जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं की तरह अपंग ये हो। उसकी सोच ये थी कि जर्मन्स को मजबूत, स्वस्थ और बलशाली होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वही जीतता है जो सबसे ताकतवर है। उसके हिसाब से ये था कि बंदरों से इंसान बने, इंसान बनने के बाद कई जातियां बनी, लेकिन कई रेसेस थे, लेकिन उसमें आर्यन रेस, सच्चाई यह है कि हम भारत के लोग भी आर्य हैं। और चूँकि उस वक्त एक गलत से ये थी कि भारत में जो आर्य हैं वो यूरोप से आए थे, एक ये इतिहास की एक विवादित धारणा थी, और जो विवादित धारणा कभी किस पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाई। इसकी वजह से वहाँ के लोग, जर्मनी के लोग भी ये मानते थे कि वो वही मूल आर्य हैं। तो उसने आर्यंस आर द ग्रेटेस्ट रेस कह के उसने अपनी आप को कहा कि हम सबसे महान रेस हैं, और ये जो अफ्रीकन निग्रो हैं या जो जिप्सी हैं या जो दूसरे किस्म के रेस हैं उनसे हम श्रेष्ठ हैं, हमें अपनी श्रेष्ठता को और बढ़ाना है, इसलिए हमारे भीतर वे लोग जो अपंग और बेकार हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये एक बड़ी अजीब सोच थी। पोलैंड में भी उसने पूरी तरह से सिस्टमैटिकली जो बच्चे थे उनको दिखवाते थे, वहाँ पे रेशियल एक्सपर्ट होते थे। वो रेशियल एक्सपर्ट पोलैंड के उन बच्चों को देखते थे और देखते थे कि कद काठी और लंबाई चौड़ाई और हर तरह से ये एक जर्मन और आर्य लगता है कि नहीं। अगर वो बच्चा जर्मन और आर्य की तरह था तब उसको किसी जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था कि आप इसे गोद लो और पालो। अगर वो उनके रेशियल एक्सपर्ट्स के बातों पे खरा नहीं उतरते थे वो बच्चे, तो उनको फिर किसी ऑर्फेनेज में, किसी यतीम खाने में, अनाथालय में भेज दिया जाता था और वहाँ वो ऑलमोस्ट मर ही जाते थे। ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उसने जर्मनी के जो नौजवान थे उनके दिमाग पे एक असर डाल रखा था, और वो एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था उसने कर रखी थी।
जर्मनी का अगर उस वक्त नाज़ी जर्मनी का जो झंडा था वो लाल रंग का था। लाल जैसा कि हम देखते हैं ज़्यादातर कम्युनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो लाल रंग के झंडे पे स्वास्तिक का निशान, हम अपने घर में पूजा करते हैं तो स्वास्तिक का निशान बनाते हैं ना, यही निशान उसके झंडे पे था। और वो इस झंडे को एक राष्ट्रीयता का ऐसा उफान दिया था उसने कि सब के सब लोग हिटलर को ही मसीहा मान के उसी के पीछे रहते थे। बच्चों के दिमाग को बचपन से ही वो ट्रेन कर रहा था। 3 साल की उम्र में ही जर्मनी के बच्चों के हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता था, झंडा हिलाते थे। और फिर वो जब 10 साल के होते थे तो जंग वोक नाम की जो ग्रुप्स होते थे जहाँ पे वो बच्चे बड़े होते थे। फिर 14 साल के होने पे यूथ क्लब होता था और 18 साल से ऊपर वो लेबर कैंप में चले जाते थे। इन सारी जगहों पे ये कोशिश ये होती थी कि जर्मनी के ये जो बच्चे हैं ये एग्रेसिव खेल खेलें, वायलेंट खेल खेलें, जिससे कि उनके भीतर का एग्रेशन बढ़े। वो एग्रेशन क्यों बढ़ाना चाहता था? क्योंकि उस वक्त के यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद और उसके पहले भी यूरोप में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। तो लड़ाइयों में जो देश हार जाता था उसकी जनता ये मानती थी कि कम से कम हमारे देश में लोग कायदे से लड़ नहीं पाए। अगर हमारे देश के लोग स्वस्थ, मजबूत और हिम्मत वाले होते तो हमारे देश की ये हार न होती थी। तो पूरे यूरोप की एक मानसिकता ऐसी हो गई थी कि सोल्जर्स की लाइफ को इज्जत दिया जाता था। एक सामान्य व्यक्ति जो ज़िंदगी में सफल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी उतनी इज्जत नहीं होती थी जितनी कि सैनिक की होती थी। तो ये एक मानसिकता हो गई थी और इसी मानसिकता में हिटलर ने अपनी नाजी विचारधारा को फैलाया। जर्मनी के बच्चे को ये समझाया जाता था कि देखो देखो यहूदी है, कैसा अजीब एक कीड़े मकोड़े की तरह है, वो खाता भी है तो कैसे खाता है। उसने यहूदियों के प्रति घृणा फैलाया। ऐसा नहीं है कि यहूदियों के प्रति ये घृणा का विचार सिर्फ और सिर्फ हिटलर का था, नहीं, ये क्रिश्चियन जो थे वो भी, चूँकि क्रिश्चियन लोगों का ये मानना था कि ईसा मसीह को सूली पे यहूदियों ने लटकाया था, इसलिए यहूदी गलत होते हैं और इनके साथ घृणा होनी चाहिए। और यही कारण था। और ये सच्चाई है कि अगर हम देखें तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, इसमें आपस में एक वैमनस्यता का भाव था। हम अगर भारत में देखें तो भारत में हम हिंदू हैं, लेकिन हमें बौद्ध, जैन, सिख, इन लोगों के गुरुओं को भी हम सम्मान देते हैं। वहाँ पे इन अब्राहमिक रिलीजन्स में सम्मान की ये भावना नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को परास्त करके उसे अपने विचार में कन्वर्ज करने की भावना थी, कन्वर्जन की मानसिकता थी। तो इस वजह से जो वहाँ का जो क्रिश्चियन चर्च था उसने भी यहूदियों के खिलाफ सैकड़ों सालों से एक घृणा फैला रखा था। उसी का लाभ लेके इसने भी जो है यहूदियों को मरवाना शुरू किया। और जब वो यहूदियों को मरवाने लगा तो शायद कोई विरोध नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है। हम अगर देखें तो आखिर क्या वजह थी, क्यों नहीं लोगों ने विरोध किया? तो एक तो वजह ये थी कि भाई चलो यहूदी को मारा जाने लगा, लेकिन मूल बात थी, एक सामान्य व्यक्ति ने एक लिखा है कि जब वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को मारने आए, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर यहूदियों को और फिर सबको मारने लगे। और लास्ट में जब वो मुझको मारने आए तो मुझे बचाने के लिए, मेरे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचा था। ये सच्चाई थी। हम जब नियमों की तिलांजलि देते हुए हम जब देखते हैं कि हमारे ही सामने नियमों का तिलांजलि दे रही है, जब एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी और वो डिक्टेटर बनने लगी, जब दूसरे लोगों को बिना किसी कारण बताए, बिना किसी उनके महत्वपूर्ण अपराध के उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है, और हम जब आवाज़ नहीं उठाते हैं तो उसके भुक्तभोगी हम भी कभी बनते हैं। ये एक मूल कारण था। और इस तरह से अगर हम देखें तो जर्मनी की स्थिति ऐसी हो गई कि प्रथम विश्व युद्ध में तो हारा ही था। उस हार की वजह से जो उसके ऊपर शर्तें थोपी गई थी, उससे जर्मनी के लोगों में एक बड़ी एक हताशा, एक गुस्सा, एक शर्म की भाव थी, जिससे उबारने के नाम पे हिटलर ने सत्ता हथिया लिया। फिर उसने द्वितीय विश्व युद्ध किया और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हारा। और अंत में जैसा कि हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जापान भी था और अमेरिका ने जापान पे एटम बम
फोड़ा था, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध की ये परिणति भी बहुत बुरी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जर्मनी में नाजीवाद फला, किस तरह से हिटलर आगे बढ़ा। मैं समझता हूँ बच्चों कि ये आपके लिए आज का ये जो मेरा वीडियो है ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू कॉल योर एंड टेल योर अदर फ्रेंड्स फॉर these videos. Thank you very much. Namaskar.